नमस्कार। आज की 7वें दिन की कहने का भाव हमारे कहे अनुसार जो 7 दिन का कार्य था आज पूरा हो जाएगा। आज के कार्य की बात करने से पहले मैं सभी उन अध्यापकों, उन गुरुजनों, उन माता-पिता को धन्यवाद कहना चाहूँगा, जिन्होंने हमारी ये वीडियोज़ लगातार अपने बच्चों तक पहुँचाई और बच्चों ने भी बहुत मन लगाकर इन वीडियोज़ को देखा, जिसका परिणाम ये है कि बच्चे इन वीडियोज़ को बहुत पसंद कर रहे हैं और सबसे बड़ी बात ऐसे कमेंट्स भी आ रहे हैं कि हमें और विषयों के बारे में भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए। बहुत अच्छा लगा। हम बहुत जल्द उन बच्चों की आगे की जो भी माँग है वो भी पूरी करने वाले हैं। लेकिन फिर से आप अध्यापकों का, आप माता-पिता का अति धन्यवाद, अभिवादन है। अगर अभी तक आप में से किसी अध्यापक, किसी माता-पिता या किसी विद्यार्थी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा और प्रत्येक वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। अगली बात एक और कहूँ कि हमारा कार्य यहाँ पर समाप्त होने वाला नहीं है। हम लोग आगे और बिल्कुल विस्तृत रूप से कार्य करेंगे एक-एक पाठ के ऊपर में आने वाले वर्ष में, चाहे वो छठी कक्षा है, 7वीं है, 8वीं है, नवम है, 10वीं है, सबके ऊपर कार्य करेंगे। एक-एक पाठ को सही ढंग से पढ़ाया जाएगा। उसके जो पीछे अभ्यास कार्य है वो भी करवाया जाएगा। आपको पाठ इस ढंग से पढ़ाया जाएगा कि जब आप उस पाठ को सुनोगे तो आपको प्रश्न उत्तर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने आप ही आपके मन में से निकल कर आएंगे। एक बात और करूं आप लोगों से कि अभी हमारे पास परीक्षा के कुछ दिन बचे हैं। अगर हम लोग कुछ समय निकालकर प्रतिदिन 20 मिनट निकालकर भी इन वीडियोस के ऊपर काम करेंगे, इन वीडियोस को देखोगे, चाहे वो आपके आराम करने का समय हो, तब भी आप कानों में हेडफोन लगाकर इन वीडियोस को देख सकते हो, सुन सकते हो। उसका लाभ ये रहेगा कि परीक्षा के अंदर आप बहुत बढ़िया अंक लेकर पास होगे। हमारा उद्देश्य भी यही है। मिशन 100% का अर्थ भी यही है कि सभी विद्यार्थी पास हों और अच्छे अंक लेकर पास हों। जो विद्यार्थी ये समझते हैं कि हमारे 90% अंक आ जाएंगे तो उनके लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। उनके 90 के स्थान पर कितने आ सकते हैं? 96, 97, 98। और जिन बच्चों को ये उम्मीद है कि हमारे 50% आएंगे, अगर वो भी इन वीडियोस के साथ जुड़े रहेंगे तो हम इस चीज की भी गारंटी लेते हैं, दावा करते हैं कि उन बच्चों के नंबर भी 80% से ज्यादा आने वाले हैं, 80% से ज्यादा आने वाले हैं। तो कृपा हमारी वीडियोस के साथ, हमारे चैनल के साथ हमेशा बने रहिएगा, क्योंकि हम लोग अब पूरी तरह से कार्य करने वाले हैं। क्योंकि किसी भी व्यक्ति को अगर प्रेरणा मिले, जैसे आप लोगों ने, अध्यापकों ने, माता पिताओं ने, विद्यार्थियों ने इस वीडियो को पसंद किया है, तो हमें भी अब प्रेरणा मिली है और कार्य करने की। और आपसे ये वादा रहा, हम लोग प्रतिदिन, आप एक बार प्री बोर्ड की परीक्षा से फ्री हो जाना, प्रतिदिन आपके लिए कुछ ना कुछ नया लेके आने वाले हैं जो आपको परीक्षा के लिए बहुत सार्थक होगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की 7वें दिन की अंतिम वीडियो 8वीं कक्षा के लिए। तो हमारे पास पत्र है, चाचा जी को जन्मदिन के उपहार के लिए धन्यवाद पत्र, कि हमारे चाचा जी ने हमें जन्मदिन पर एक उपहार भेजा, एक गिफ्ट भेजा, जिसका हमने धन्यवाद करना है। तो पत्र कैसे लिखते हैं? सबसे पहले परीक्षा भवन, यहां पर आपने सेवा में, मुख्याध्यापक या प्रधानाचार्य ऐसा कुछ नहीं डालना है। आपने लिखना परीक्षा भवन। परीक्षा भवन क्यों लिखते हैं? क्योंकि आप जब परीक्षा दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, तो आप जिस जगह बैठे हो उसको परीक्षा भवन कहा गया, तो इसीलिए यहां पर परीक्षा भवन लिखा जाता है। वहां से बैठ के हम लोग अपने चाचा जी को पत्र लिख रहे हैं। परीक्षा भवन, स्थान आ गया, और तिथि या दिनांक ये डालना कभी भी नहीं भूलना। परीक्षा के अंदर इसका 1 अंक है।
परीक्षा के अंदर जब आपको अंक मिलेंगे, इसका 1 नंबर रहने वाला है, तो दिनांक डालना कभी नहीं भूलना है। आदरणीय चाचा जी, आपने मेरे जन्मदिन के अवसर पर उपहार के रूप में एक हाथ घड़ी भेजी है। इसे पाकर मैं बहुत खुश हुआ। मैंने पढ़ाई और परीक्षा के दौरान सदा उसकी आवश्यकता महसूस की। सभी ने उसे बेहद सराहा और पसंद किया। अब मैं अपने सारे काम सही समय पर कर सकूंगा। निसंदेह वह मुझे समय का पाबंद बना देगी। वह घड़ी मुझे आपके प्रेम और स्नेह की याद हर दम दिलाती रहेगी। मुझे आपका अभाव बहुत अखरा। चाचा जी को चरण स्पर्श, चाची जी को, यहां पर आएगा चाची जी को, क्योंकि चाचा जी से तो बात हो रही है। चाची जी को चरण स्पर्श तथा अनुराधा व आशीष को प्यार। अनुराधा व आशीष दोनों चाचा जी के बच्चे हैं, तो आप यहां पर कोई भी नाम लिख सकते हो जो आपको आसान लगे। आपका प्रिय भतीजा आपका नाम आ जाएगा। तो ये था पत्र हमारे पास चाचा जी को जन्मदिन के ऊपर भेजे गए उपहार के लिए। आगे हमारे पास जो पत्र है वो है अपनी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए अपने मित्र को आमंत्रण पत्र लिखना, कि आपकी बहन की शादी है, उसके लिए आपने अपने मित्र को बुलाना है, तो उसके लिए आमंत्रण पत्र लिखना है। परीक्षा भवन मानसा, तिथि दिनांक जो भी हो वो डालना है। प्रिय मित्र सोहन या मोहन, यहां पर अब आदरणीय नहीं आएगा, प्रिय आएगा, क्योंकि वो आपका मित्र है, आपके साथ का है। सत श्री अकाल। तुम्हें जानकर बहुत खुशी होगी कि मेरी बहन रमन का विवाह दिनांक, जो भी यहां पर दिनांक आपने खाली छोड़कर नहीं आना है, उसमें दिनांक डालना है। मान लीजिए आपका जो परीक्षा है वो मार्च में हो रही है, तो यहां लिख लीजिएगा आप कि शादी है अप्रैल के अंदर, 4/4/2024 के 4 अप्रैल 2024 को शादी है, तो हमने वो दिनांक यहां पर लिखकर आना है। तय हुआ है, मैंने इस विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। मैं तुम्हें इस विवाह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। अंकल आंटी जी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारा मित्र मोहन। तो ये थे हमारे पास पत्र, जिसमें हमने प्रार्थना पत्र भी पढ़े हैं और निमंत्रण पत्र भी पढ़ा है, धन्यवाद पत्र भी पढ़ा है। अब हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में बात कर रहे हैं जो हमें परीक्षा के अंदर ज्यादा अंक देने वाला है। वो क्या है जी? निबंध। निबंध हमें परीक्षा के अंदर आएगा। ऊपर लिखा होगा 150 शब्दों में, 150 शब्दों में। ध्यान कीजिएगा, अगर 150 शब्द करे हैं तो आप ये मत करना भी कहीं 2 3 4 पेज भर के आओ, ऐसा नहीं करना है। 150 शब्दों का अर्थ था कि आप 150 के 160 170 कर सकते हो, लेकिन कम नहीं करने हैं और बहुत ज्यादा भी नहीं करने हैं। परीक्षा के अंदर क्या होगा कि आपको 3 निबंध आएंगे, उनमें से आपने एक निबंध करना है। कई परीक्षार्थी क्या करते हैं कि एक ही जगह पे 2 3 लिखाते हैं, ऐसा नहीं करना। अगर आपके पास समय बचा है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरा कर दो, उसका मतलब ये है कि आप दोबारा से अपने पेपर को सारा पढ़ लीजिए। आपने जो उत्तर लिखे उनको सारा पढ़ लीजिए, कहीं ना कहीं कोई गलती मिल जाएगी, उसको सुधार लीजिए। इसलिए आपके पास समय बचा है तो कार्य में लीजिएगा, लेकिन 2 3 निबंध नहीं लिखने हैं, एक के बारे में ही बात करनी है, अच्छे से बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला निबंध, प्रातः काल की सैर। क्या है जी? प्रातः काल की सैर। प्रातः काल होता है सुबह की सैर। एक ध्यान रखना, आपको परीक्षा के अंदर लिखा है प्रातः काल की सैर। आप लोग क्या करते हो? जब आप करते हो तो आप ऐसे लिख लिख के आ जाते हो प्रातः काल की सैर। प्रात नहीं है, त के साथ 2 बिंदियां हैं, ये नहीं डालनी। इन्हें विसर्ग कहते हैं, इन्हें कहते हैं विसर्ग। और ये आवाज निकालते हैं ह की, ह की। हाँ, इसलिए प्रातः, प्रातः काल का समय शांत, निर्मल व सुहावना होता है।
ऐसे समय में सैर करने से फेफड़ों को शुद्ध हवा मिलती है, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। वे का अर्थ क्या है? फेफड़े। शरीर में ताजगी आती है। सुबह के समय पेड़ ऑक्सीजन अधिक मात्रा में छोड़ते हैं। उस समय उनके पास अधिक समय रहना स्वस्थ बनाता है। पक्षी अपने घोंसलों से बाहर निकल आते हैं। उनका मधुर स्वर मन को खुशी देता है। धीरे धीरे बहती खुशबू मन को ताजगी प्रदान करती है। घास पर पड़ी ओस की बूंदें मोती की तरह लगती हैं। उगते सूरज की लाली व किरणों में अंधकार के साथ कई कीटाणुओं को खत्म करने की क्षमता होती है। प्रातः काल की सैर खुले मन से करनी चाहिए। प्रकृति का आनंद लेना चाहिए। हरी घास पर नंगे पांव चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है, उम्र लंबी व शरीर स्वस्थ होता है। मैं भी हर रोज अपने मित्र के साथ प्रातः काल की सैर को जाता हूं। हम नजदीक ही एक पार्क में सैर करते हैं। वहां पक्षी चहचहाने की आवाज मन को खुश कर देती है। हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इसलिए हम सबको प्रातः काल की सैर करनी चाहिए। अगला हमारे पास जो निबंध है वो है मेरा प्रिय खेल। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूं। यहां पर हम लोग क्रिकेट खेल के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका कोई प्रिय खेल, अच्छा खेल आपको कोई और लगता है तो आप उसके बारे में बात करोगे। जरूरी नहीं है कि आपने परीक्षा के अंदर क्रिकेट के बारे में ही बात करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। दूसरा निबंध मेरा प्रिय प्रिय लेख। मैं 8वीं कक्षा का छात्र हूं। मैं सरकारी जिस स्कूल में पढ़ते हो उसका नाम डाल देना है। हमारे स्कूल में हमें कई खेल खिलाए जाते हैं, खो खो, फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट और वॉलीबॉल आदि। मैं भी कई खेल खेलता हूं, परंतु क्रिकेट मेरा प्रिय खेल है। क्रिकेट की टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। आजकल यह विश्व का प्रिय खेल बन गया है। मैंने विश्व के बड़े बड़े क्रिकेट खिलाड़ियों की तस्वीरों की चित्र पुस्तिका बना रखी है। मैं टीवी पर क्रिकेट के सारे मैच देखता हूं। विराट कोहली मेरा प्रिय भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी है। मेरा मन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच क्रिकेट मैदान में देखने का है। हमारे स्कूल की भी एक क्रिकेट टीम है। हमारे खेलों के अध्यापक हमें क्रिकेट के गुण सिखाते हैं। मुझे सच में क्रिकेट खेलना बहुत अच्छा लगता है। मैं बड़ा होकर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी बनना चाहता हूं। मैं इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ, यहाँ पे ध्यान रखना पढ़ाई की बात भी करनी है, मैं इसके लिए पढ़ाई के साथ साथ क्रिकेट की कोचिंग भी लेता हूं। मेरे कई मित्र भी बढ़िया क्रिकेट खेलते हैं। परमात्मा से प्रार्थना है कि मेरा यह सपना पूरा हो कि मैं बड़ा होकर बढ़िया क्रिकेट खिलाड़ी बनूं। अगला हमारे पास जो निबंध है वो है रक्षाबंधन, जिसे राखी कहते हो, पंजाबी रखड़ी कहने हैं। तो लीजिए रक्षाबंधन। रक्षाबंधन का त्योहार भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, जिसे राखी का त्योहार भी कहा जाता है। रक्षाबंधन को राखी के पर्व के नाम से भी माना जाता है, जो भाई और बहन के बीच प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। यह त्योहार सावन माह की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा का बंधन। बहन भाई की कलाई पर राखी बांधती है, उसके सुखी जीवन की प्रार्थना करती है और भाई बहन को उपहार देता है। इसके साथ ही बहन भाई से अपनी रक्षा का वचन लेती है। रक्षाबंधन हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, जिसे पूरे भारत समेत अन्य देशों में भी मनाया जाता है। यही तो एक ऐसा विशेष दिन है जो भाई बहनों के लिए बना है। रक्षाबंधन का इतिहास हिंदू पुराण कथाओं में है। वामनावतार नामक पौराणिक कथा में रक्षाबंधन का प्रसंग मिलता है। इतिहास में राखी के महत्व के अनेक उल्लेख मिलते हैं। मेवाड़ की महारानी कर्मावती ने मुगल राजा हुमायूं को राखी भेजकर
रक्षा याचना की थी। हुमायूं ने मुसलमान होते हुए भी राखी की लाज रखी। आज यह त्योहार हमारी संस्कृति की पहचान है और हर भारतवासी को इस त्योहार पर गर्व है। इस पर्व में राखी को शक्ति, विश्वास व विजय का प्रतीक माना जाता है। अगला हमारे पास जो निबंध है वो है स्वतंत्रता दिवस, जिन्हें आजादी दिवस भी कहते हैं। तो प्रस्तावना की बात करें, 15 अगस्त 1947 को एक ऐसी तिथि है जिसे हमारे इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा गया है। इस दिन हमारा देश 200 200 200 वर्षों बाद अंग्रेजी हुकूमत की गुलामी से पूरी तरह आजाद हो गया था। इसलिए पूरे भारत में यह राष्ट्रीय पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। भारत को स्वतंत्र करवाने में बहुत से वीरों का योगदान रहा है। इसमें भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि के योगदान अतुलनीय है। स्वतंत्रता दिवस पर सभी भारतवासी इन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इस पर्व पर पूरे भारत में सरकारी भवनों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा तिरंगा लहराया जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस का मुख्य कार्यक्रम दिल्ली के लाल किले पर होता है। भारत के प्रधानमंत्री राष्ट्रीय झंडा फहराते हैं। झंडा फहराने के बाद देश के प्रधानमंत्री जी पूरे राष्ट्र को संबोधित करते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बाजारों में रौनक आ जाती है। कहीं 3 रंगों की रंगोली बिकती है तो कहीं 3 रंगों की लाइटें। सभी लोग इस अवसर पर देशभक्ति के रंग में रंग जाते हैं। सभी में राष्ट्रीय एकता की भावना झलकती है। स्वतंत्रता दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। इस दिन के लिए राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया गया है। यह पर्व पूरे भारतवर्ष में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। अगला निबंध है हमारे पास सत्संगति। सत का होता है अच्छा और संगति का अर्थ होता है संग, साथ। तो सत्संगति 2 शब्दों से मिलकर बना है सत और संगति। सत का अर्थ है अच्छा और संगति का अर्थ है साथ। इसलिए सत्संगति का अर्थ है अच्छे लोगों का साथ। अच्छे लोगों का साथ प्राप्त करना ही सत्संगति कहलाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मनुष्य जिस प्रकार की संगति में रहता है वैसा ही बन जाता है। अच्छी संगति से मनुष्य में अच्छे गुणों का विकास होता है और बुरी संगति से बुरी आदतें आती हैं। सत्संगति से हमारे अंदर सच्चाई, ईमानदारी, अनुशासन, कर्तव्य पालन आदि अनेक अच्छे गुण पैदा होते हैं। इन अच्छे गुणों के पैदा होने पर बुरी आदतें अपने आप छूट जाती हैं। सत्संगति एक पारस है जो जीवन रूपी लोहे को सोना बना देती है। महात्मा बुद्ध की संगति में आने के बाद अंगुलीमाल डाकू सब पाप छोड़कर संत बन गया था। भगवान राम की संगति में आकर विभीषण लंका का राजा बन गया था। जहां संगति हमारे जीवन को संवार देती है, वहीं कुसंगति यानी बुरी संगति में पड़ जाने के बाद सब कुछ बर्बाद हो जाता है। कुसंगति में पड़ा व्यक्ति अपने लक्ष्य से भटक जाता है। ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता और बाद में हमेशा पछताता है। अतः हमें कुसंगति से हमेशा बचना चाहिए। अपने मित्रों का चुनाव करते समय हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ऐसे मित्रों से बचना चाहिए जो हमें गलत रास्ते पर लेकर जाएं। हमें सदा यही कोशिश करनी चाहिए कि हम अच्छे लोगों की सत्संगति में रहें, तभी हम जीवन में
उन्नति कर सकते हैं। अगला जो निबंध है वो है स्वच्छता अभियान, क्योंकि हमें पता है कि जहां पर सफाई है कहते हैं वहीं पर परमात्मा का वास भी है। तो जहां पर स्वच्छता रहेगी वहां पे खुशियां होंगी। तो स्वच्छता अभियान जो निबंध है उसको शुरू करते हैं। स्वच्छता मानव जीवन का सार, प्रदूषण फैलाकर मत करो इसे बेकार। स्वच्छ वातावरण धरती को बचाने के लिए आवश्यक है। स्वच्छता अभियान देश की स्वच्छता के लिए चलाया गया है। यह अभियान गांव से, शहर से होता हुआ महानगरों तक जा पहुंचा है। भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इसका शुभारंभ 2 अक्टूबर 2014 को किया था। साफ सफाई को लेकर देश की छवि बदलने के लिए इसे जन आंदोलन का रूप दिया गया। अब इसका हमें उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देश को रोग मुक्त करना, वातावरण को साफ रखना, जल स्रोतों की स्वच्छता को बनाए रखना, प्रत्येक नागरिक के मन में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाना, अपनी आदतों में स्वच्छता शामिल करना, शौचालयों का प्रयोग करना, देश के सौंदर्य को बढ़ाना। 2022 में इसके 5 वर्ष पूरे हो गए, लेकिन भारत का प्रत्येक जन अभी भी इस मुहिम को चला रहा है। यह वह मशाल है जो अब बुझेगी नहीं। स्वस्थ स्वस्थ भारत का सपना एक दिन अवश्य पूरा होगा। तभी तो कहते हैं कि हम होंगे कामयाब एक दिन। अगला हमारे पास जो निबंध है, प्रदूषण की समस्या व समाधान। जब पर्यावरण में एक या अधिक तत्वों की मात्रा अपने निश्चित अनुपात से बढ़ने लगती है तो परिवर्तन होना आरंभ हो जाता है। पर्यावरण में होने वाले इस घातक परिवर्तन को ही प्रदूषण की संज्ञा दी जाती है। कहने का भाव, इसी परिवर्तन को ही संज्ञा की जगह पर हम क्या कहेंगे? नाम, कि इसी परिवर्तन को ही हम लोग प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण मानव के लिए हर तरह से हानिकारक है। प्रदूषण के विभिन्न रूप हो सकते हैं। इनमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण तथा ध्वनि प्रदूषण मुख्य हैं। वायु प्रदूषण, इसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि कारखानों तथा वाहनों की बढ़ती हुई संख्या। इनमें से निकलने वाला धुआं वायु में जहरीली गैसों की मात्रा बढ़ा रहा है। लकड़ी, कोयला आदि कार्बनिक पदार्थों के जलने के कारण भी वायुमंडल दूषित होता है। इन गैसों से प्रदूषित वायु में सांस लेने से व्यक्ति का स्वास्थ्य खराब होता है, साथ ही लोगों का जीवन स्तर भी प्रभावित होता है। जल प्रदूषण, इसका सबसे बड़ा कारण साफ जल में कारखानों तथा अन्य तरीके से व्यर्थ पदार्थों को मिलाने से होता है। मानव द्वारा उपयोग में लाया गया जल व्यर्थ पदार्थों जैसे मल मूत्र, साबुन आदि गंदगी से युक्त होता है। इस दूषित जल को नालों के द्वारा नदियों में बहा दिया जाता है। ऐसा जल या पानी पीने योग्य नहीं रहता और इसे यदि पी लिया जाए तो स्वास्थ्य में विपरीत असर पड़ता है। आगे है जी भूमि प्रदूषण। मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ाने के लिए इसमें रासायनिक खाद डाली जाती है। इसे ही भूमि प्रदूषण कहते हैं। मनुष्य ने जब से वनों को काटना आरंभ किया तब से उपजाऊ मिट्टी का कटाव भी हो रहा है। आगे है जी ध्वनि प्रदूषण। अनेक प्रकारों के वाहन, लाउडस्पीकर और औद्योगिक कारखानों की मशीनों के शोर से ध्वनि प्रदूषण को जन्म मिला है। इससे लोगों में सरदर्द और बीमारियां पाई जाती हैं। प्रदूषण के समाधान। अब प्रदूषण को रोकने का हमारे पास समाधान क्या है? प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी है। इस ओर जनता को जागरूक किया जाना चाहिए। अधिक से अधिक पेड़ लगाने को प्राथमिकता देनी चाहिए।
इस प्रकार प्रदूषण युक्त वातावरण का निर्माण किया जा सकता है। प्रदूषण युक्त नहीं आएगा यहां पर आएगा प्रदूषण मुक्त। क्या आएगा? प्रदूषण मुक्त। मुक्त का अर्थ होता है कि प्रदूषण के बिना समाज। यहां पे इसको दोबारा लिख देता हूं एक बार, आपको थोड़ी सी आसानी रहेगी, क्योंकि हमारा एक ही मंतव्य है आपको प्रत्येक विषय के बारे में सही ढंग से जानकारी देना। मुक्त। तो आइए आगे बढ़े। हमारे पास अगला निबंध मेरा पंजाब, जहां पर हम लोग रहते हैं। मैं पंजाब राज्य का रहने वाला हूं। यह भारत के 29 राज्यों में से एक अहम राज्य है। इसे अनाज का भंडार भी कहा जाता है। इसकी भूमि बहुत उपजाऊ है और लोग बहुत परिश्रमी हैं। यहाँ एक तरफ यह गुरुओं, पीरों, फकीरों की भूमि है, वहीं यह देशभक्त वीरों की भूमि भी है। पंजाब दो शब्दों पंच और आब से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है 5 नदियां। वर्तमान पंजाब में अब केवल 2 ही नदियां बहती हैं, सतलुज और ब्यास। वर्तमान पंजाब की स्थापना 1 नवंबर 1966 में हुई थी। इसके उत्तर में अब जम्मू कश्मीर, पूर्व में हिमाचल प्रदेश और दक्षिण में हरियाणा व राजस्थान है। चंडीगढ़ हमारे पंजाब की राजधानी है। पंजाब में जिलों की संख्या 22 नहीं, अब 23 है। अब कितनी है? 23 है। पंजाब में मुख्य बोली जाने वाली भाषा पंजाबी है, जो कि पंजाब की राजभाषा भी है। हिंदी को पंजाब में दूसरा स्थान प्राप्त है। यहाँ पर प्रत्येक धर्म के लोग मिलकर रहते हैं। सिख गुरुओं ने पंजाब के लोगों में साहस, वीरता और बलिदान की भावना पैदा की, जो सभी को एक सूत्र में पिरोती है। जहां पर लाला लाजपत राय, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, करतार सिंह सराभा, उधम सिंह जैसे देशभक्त हुए हैं, जिन्होंने देश को आजाद करवाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। पंजाब में प्रत्येक वर्ष अनेक मेले और त्योहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी, बैसाखी, दिवाली, बसंत, होला मोहल्ला आदि पंजाब के प्रसिद्ध त्योहार हैं। यहाँ के लोगों को संगीत, शिक्षा, कला, संस्कृति और साहित्य से बहुत प्रेम है। पंजाब के लोक नृत्य गिद्धा एवं भंगड़ा संसार भर की शान है। मुझे मेरे पंजाबी होने पर बहुत गर्व है। तो ये था हमारा 7वें दिन का कार्य। कहने का भाव कि हमने 7 दिन में लगभग सारा पाठ्यक्रम पूरी तरह से स्पष्ट रूप में समझा। तो फिर हम लोग विशेष रूप से जो धन्यवाद हमारा करना बनता है वो है जी हमारे दीपक कुमार जी तनेजा जी, जो कि आजकल संगरूर जिला के अंदर कार्यरत है। और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे डॉक्टर राजन, जो कि आजकल स्टेट रिसोर्स पर्सन है हिंदी विषय के। मुख्य भूमिका जिनकी रहती है हमेशा डॉक्टर सुमन सचदेवा, जो घर मलोट से हैं। और विशेष सहयोग कुलदीप सिंह जी, हिंदी मास्टर हैं, जो आजकल वो मुक्तसर साहब जिले में कार्यरत हैं। और श्रीमती रजनी गोयल, हिंदी अध्यापिका, जो कर आजकल बठिंडा जिले में कार्यरत है। इन सभी महान लोगों का विशेष धन्यवाद, जिन्होंने इतना अच्छा कार्य लिखा। और आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमारे साथ 7 दिन जुड़े रहिए। एक बात कहना चाहूंगा, एक एक पल बहुत कीमती है। हमारी हिंदी की कक्षा के पाठ्य पुस्तक में पहला जो काव्य है, पहली जो कविता है, वो है हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जीवन में ये बात बिल्कुल सत्य है। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती, हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।